मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी खेल पार्ट 4। इस कहानी के पिछले 3 हिस्सों में आपने सुना कालका से शिमला जा रही ट्रेन में मिले 2 मुसाफिर आपस में एक ऐसा खेल खेलते हैं जिसमें जर्नलिस्ट मंगेश सिंह को एक अजनबी मुसाफिर 2 कहानियां सुनाती हैं और उनको बताना है कि कौन सी कहानी सच्ची है और कौन सी झूठी। मंगेश सिंह को बड़ा गुरूर है कि वो किसी के चेहरे को देखकर पता लगा सकते हैं कि वो सच बोल रहा है कि झूठ। क्या मंगेश सिंह सच और झूठ का पता लगा पाएंगे? सुनते हैं चौथा और आखिरी हिस्सा जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी खेल पार्ट 4। शिमला की खूबसूरत वादियों में हवा उस शाम भी ठंडी थी। मॉल रोड के पीछे उस पीले बंगले में रोज की तरह खामोशी पसरी हुई थी। बंगले की तमाम खिड़कियां तो बंद थीं, लेकिन आज एक खिड़की ऐसी भी थी जिससे लगी हुई एक कंगूरे वाली बालकनी पर खड़े थे पत्रकारिता के अपने लंबे चौड़े तजुर्बे पर इतराने वाले मंगेश सिंह। कमरे के दरवाजे पर आहट हुई तो उन्होंने पलट कर देखा। उनका नौकर था। साहब, खाना फिर ठंडा हो गया है, गरम करवा दूं? उसने कहा तो मंगेश साहब ने ना में सर हिलाते हुए कहा, कॉफी ले आओ। अपनी जिंदगी में इतनी पेचीदगी उनको आज तक महसूस नहीं हुई थी। अजीब बात थी कि आज इस बात का फैसला नहीं कर पा रहे थे कि डॉक्टर रंजना की सुनाई कौन सी कहानी सच्ची थी और कौन सी झूठी। जहन पर बार बार जोर डालते हुए जब वो दोनों के बारे में सोचते तो दोनों ही सच्ची लगती। वो उलझ गए थे। इस कदर के भूख प्यास का ख्याल ही नहीं रहा। खाना कमरे की मेज पर रखा था जिसे उनका नौकर 3 बार गर्म कर चुका था। तभी उनके नीले नाइट गाउन की ढीली ढीली जेब में रखा मोबाइल फोन बजने लगा। हेलो थापा, क्या हाल है? दूसरी तरफ से उनके दोस्त और साथी पत्रकार आनंद थापा ने कहा, एवरीथिंग इज फैंटास्टिक सिंह सर। अरे, आपकी वो आशीष प्रधान और पल्लवी वाली स्टोरी तो अभी भी धूम मचा रही है। रेटिंग्स देखी आपने? सारे रिकॉर्ड टूट गए। कॉफी तब तक आ चुकी थी। कॉफी हाथ में लेते हुए सिंह साहब ने कहा, थैंक यू थापा। आज उनकी आवाज में वो कॉन्फिडेंस नहीं था जो अक्सर हुआ करता था। थापा ने परेशान से लगने की वजह पूछी तो उन्होंने पूरी बात बता दी। थापा बोले, सर गेम तो इंटरेस्टिंग था, बट क्या फर्क पड़ता है, कोई सी भी सच हो। सिंह साहब ने कहा, नहीं थापा, फर्क पड़ता है। मेरे लिए ये एक चैलेंज की तरह है, मुझको सच का पता लगाना ही है। मंगेश सिंह उस पूरी रात कई मोटी मोटी किताबों में उलझे रहे। मनोविज्ञान से लेकर फेशियल एक्सप्रेशंस तक की कई जिल्दें चाट डाली, लेकिन अगले दिन तक भी कुछ खास हासिल नहीं हुआ। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, मंगेश सिंह के मन में एक अजीब सा गुस्सा पनपने लगा था। वो इस स्थिति से चिढ़ रहे थे। एक कम उम्र की डॉक्टर उनको ऐसी चुनौती दे गई थी जो उन्हें लगातार ललकार रही थी। उस शाम उन्होंने कुछ और दोस्तों से मुलाकात की और मदद मांगी, लेकिन इस अजीब सिचुएशन में कोई भी उनकी मदद नहीं कर पाया। हाँ, जिससे भी उन्होंने मदद मांगी उसने आखिर में ये जरूर कहा, सर जो भी हो मुझको बाद में जरूर बताइएगा कि क्या हुआ। ये एक चैलेंज था जिसमें वो खुद को हारता हुआ महसूस कर रहे थे। अगली दोपहर अपने ऑफिस चेंबर में बैठे हुए जितनी बार भी उनकी नजर अपनी टेबल पर रखे फोन पर जाती, वो सोचने लगते कि जब कल ये फोन बजेगा और डॉक्टर रंजना उनसे जवाब मांगेंगी तो वो क्या कहेंगे। ये कि आई एम सॉरी, मैं हार गया। उन्होंने एक बार फिर दोनों कहानियों को सोचकर सच और झूठ का पता लगाने का फैसला किया। दोनों कहानियां अपने मन में दोहराई। पहली कहानी में डॉक्टर रंजना ने खुद को एक ऐसी लड़की बताया था जो ज्यादा सोचती नहीं है। उसे इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता था कि लोग ये कहते हैं कि वो विक्रांत की दौलत से प्यार करती है और इसीलिए वो विक्रांत के कहने पर बाल कटवाने के लिए भी राजी हो गई थी। जबकि दूसरी कहानी में रंजना को अपने ज़मीर की फिक्र है। वो विक्रांत की दौलत को ठुकरा देना चाहती है। उसको अपने चेहरे पर वो निशान गंवारा है, लेकिन वो ये नहीं चाहती कि उसके चेहरे को किसी और के चेहरे से पहचाना जाए। लेकिन रंजना के बाल भी छोटे थे और चेहरे पर निशान भी। दोनों कहानियां सुनाते वक्त उसकी आंखों में आंसू थे और दोनों ही कहानियों के दौरान उसके हाव भाव बिल्कुल सच थे। काफी सोच विचार के बावजूद सिंह साहब को अपने सवाल का जवाब नहीं मिला।
आखिरकार उन्होंने हार कबूल कर ली। अब उनको इंतज़ार था उस फ़ोन कॉल का जिसमें रंजना उन्हें सच और झूठ की असलियत बताने वाली थी। क्या बात है सर, एवरीथिंग ओके? दफ्तर में अपनी डेस्क पर उदास से बैठे सिंह साहब से उनके असिस्टेंट सिद्धार्थ ने पूछा तो उन्होंने पहले एक नज़र टेबल पर रखे फ़ोन पर डाली, फिर अपनी आस्तीन हटाकर कलाई घड़ी को देखा और बोले, नहीं कुछ नहीं। वो पूरी बेसब्री से फ़ोन कॉल का इंतज़ार करते रहे लेकिन कोई कॉल नहीं आया। सिंह साहब के लिए यह और बड़ी मुसीबत थी। वो शायद बिना सच जाने सुकून से मर भी नहीं पाते। अब तक जो महज एक खेल था वो सिंह साहब के लिए एक जिद बन गया था। 25 साल के करियर में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि उनको सच और झूठ का फैसला करना इतना मुश्किल लग रहा हो। तीसरे दिन भी वो डॉक्टर रंजना के फोन का इंतजार करते रहे। ध्यान बटाने की कोशिश में उन्होंने लैपटॉप ऑन किया तो उनकी नजर मेल बॉक्स के अनरेड मेल पर पड़ी। सब्जेक्ट था आंसर टू योर क्वेश्चन। सिंह साहब के चेहरे पर खुशी की लहर सी दौड़ गई। बेताबी उनके खून में दौड़ने लगी। ये वो जवाब था जिसका उन्हें कई दिनों से इंतजार था। बिना देर किए उन्होंने फौरन मैसेज खोला और पढ़ना शुरू कर दिया। हेलो सर, मैंने कहा था ना कि चेहरे दिल का हाल नहीं बताया करते, क्योंकि मुस्कुराहटें उदास भी होती हैं और आंसू खुशी के भी होते हैं। पर हो सकता है कि आपने सच और झूठ का पता लगा लिया हो। अगर ऐसा है तो मैं कंफर्म किए देती हूँ। उस दिन ट्रेन में सुनाई वो दोनों ही कहानियां झूठी थीं। सच तो यह है कि मेरे चेहरे का निशान बचपन में लगी एक चोट का है और बाल मैंने अपनी मर्जी से कटवाए। सच ये भी है कि मेरा नाम रंजना नहीं है और न ही मैं डॉक्टर हूँ। मैं तो एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ। एक्चुअली मैं भी उस दिन कालका से अपने घर शिमला आ रही थी, लेकिन मेरे पास रिजर्वेशन नहीं था। डिब्बे में खाली सीट देखकर मैं वहां बैठ गई। वो सीट शायद किसी डॉक्टर रंजना की थी। हालांकि जब टीटी ने मुझसे आईडी कार्ड मांगा तब भी मैं उसको बताने वाली थी, लेकिन वो चला गया। खैर, अब मुद्दा यह है कि मैं हूं कौन। सिंह सर, मैं उसी आकाश प्रधान की बहन हूं जिस पर आपका टीवी चैनल लगातार नेगेटिव स्टोरीज कर रहा है। मीडिया ट्रायल करके आप लोगों ने कोर्ट के फैसले से पहले ही उसको दोषी साबित कर दिया है। पूरा मीडिया आशीष को धोखेबाज और न जाने क्या क्या बोल रहा है। मैं जानती हूं कि आपने ऐसी मीडिया रिपोर्ट इसलिए तैयार की क्योंकि आपको अपने नजरिए से यही लगा होगा कि आशीष ने वाकई उसके साथ वो सब किया जो पल्लवी ने बताया। लेकिन ये सच नहीं है। सिंह साहब, ये खेल मैंने इसलिए खेला ताकि साबित कर सकूं कि जो आपको लगता है ना, हमेशा वो होता नहीं है। उम्मीद करती हूं कि आपको अपना वादा याद होगा। आपने कहा था कि अगर आप ये खेल हार गए तो आप वो करेंगे जो मैं कहूंगी। और मैं सिर्फ इतना कह रही हूं कि अब मेरे भाई को इंसाफ आप ही दिलाएंगे। आपकी अजनबी दोस्त आशिमा प्रधान। लैपटॉप पर आंखें गड़ाए सिंह साहब के चेहरे का रंग बदल गया था। मेल में लिखी वो बात उनके जहन में हथौड़े की तरह बज रही थी कि चेहरा दिल का हाल हमेशा नहीं बताता। आंसू खुशी के भी होते हैं और मुस्कुराहटें उदास भी। लैपटॉप पर नजर गड़ाए सिंह साहब मुस्कुरा रहे थे। ट्रेन के छोटे से सफर में खेला गया वो खेल उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दे गया था। उन्हें एक कम उम्र लड़की से इस तरह जिंदगी की सीख लेना खल भी रहा था। उन्होंने आहिस्ता से लैपटॉप बंद किया और कहा, वेल प्लेड। धीरे धीरे उनकी मुस्कुराहट एक ठहाके में तब्दील हो गई थी। उम्र का एक बड़ा हिस्सा और लंबा चौड़ा तजुर्बा उनको जो नहीं सिखा पाया था, वो आशिमा के उस खेल ने आज उन्हें सिखा दिया था। अब उन्हें इस केस की तह तक जाना था और अगर आशिमा का भाई सचमुच निर्दोष था तो उसे हर हालत में बचाना था। बस इतनी सी थी ये कहानी।